इनका काम क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करते हैं इंटेस्टाइनल म्यूकोजा को एसिड से, जो एसिड स्टमक से आए, मतलब कुछ HCl स्टमक से भी तो आ जाएगा ना इंटेस्टाइन में, तो उसको वो प्रोटेक्ट करेंगे। और एल्कलाइन पीएच बना के रखते हैं इंटेस्टाइन का, ये उनका पीएच 7.8 बना के रखते हैं। प्रोवाइड एल्कलाइन पीएच 7.8 विद द हेल्प ऑफ ब्रूनर्स ग्लैंड। कौन बना के रखता है एल्कलाइन पीएच? ब्रूनर्स ग्लैंड बना के रखते हैं। ब्रूनर ग्लैंड कहाँ था? ये था सबम्यूकोजल लेयर ऑफ ड्यूडेनम। तो पीएच सलाइवा का 6.8, स्टमक का 1.8, इंटेस्टाइन का 7.8, 8 सबका कॉमन है और बीच में 617 ये कोड हो गया इसका। सलाइवा का 6.8, स्टमक का 1.8, इंटेस्टाइन का 7.8। अब जो ये एंजाइम्स रिलीज हुई ये एक्ट कैसे करेगी? प्रोटीन, पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस के ऊपर ये आए, मतलब ये सब कुछ तो स्टमक में बन चुका था ऑलरेडी, ये चीज़ें स्टमक से आई हैं। ये सारी चीज़ें जो इधर है लाइन के, ये स्टमक से आई, ठीक है, यहाँ तक ये स्टमक से आई इधर वाली चीज़ें, इन पे एंजाइम्स एक्ट की जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर थी, और ये चीज़ें बनी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। फर्दर इनके ऊपर भी रिएक्शंस होगी और ये भी सिंपलर फॉर्म में टूट जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही। प्रोटीन्स, पेप्टोन्स, प्रोटीएसिस स्टमक में बन गए थे, वहाँ से इनके ऊपर एक्ट किया ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। स्टमक में ये कैसे बने थे? स्टमक में ये बने थे जिस टाइम इनके ऊपर पेप्सिन एक्ट किया था, तो ये बन गए। ये मतलब ये एंजाइम्स जब इन पे एक्ट करेगी तो ये पेप्टाइड बन जाएंगे, ठीक है। स्टार्च जो पॉलीसेकेराइड था 70% जो बच गया था, माउथ में 30% डिजोल्व हो गया था, यहाँ 70% बच गया था, इसके ऊपर एमाइलेज एक्ट की, डायसेकेराइड बन गया। फैट के ऊपर लाइपेज एक्ट किया, फिर बाइल एक्ट की, तो ये डाइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड बन गए। फैट क्या होते हैं? ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। और ग्लिसराइड क्या होता है? ग्लिसराइड बना होता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल से। न्यूक्लिक एसिड के ऊपर एक्ट किया। न्यूक्लिक एसिड किस चीज़ से बना होता है? पहले न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, फिर न्यूक्लियोसाइड से बना होता है। न्यूक्लियोसाइड किस चीज़ से बना होता है? वो बना होता है शुगर प्लस फॉस्फेट से। तो न्यूक्लिक एसिड के ऊपर जिस टाइम न्यूक्लियसिस एक्ट किया तो वो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड बन गया। यहाँ पे ये देखो कि फैट और न्यूक्लिक एसिड की जो डाइजेशन थी वो पहले ना स्टमक में हुई ना माउथ में हुई, वो सीधा आके हुई स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो फैट और न्यूक्लिक एसिड तो सीधा डाइजेस्ट होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे पहले डाइजेशन फैट की कहाँ शुरू हुई, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में शुरू हुई। स्टार्च की कहाँ कहाँ डाइजेशन हुई? स्टार्च की माउथ के अंदर हुई, एक स्मॉल इंटेस्टाइन में हुई। प्रोटीन्स की कहाँ कहाँ हुई? स्टमक में हुई और स्मॉल इंटेस्टाइन में हुई। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस टॉपिक से। तो ये जो चीज़ें बनी ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन में था। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में बना सक्कस इंटेरिकस, जो ये एंजाइम्स बनी है सक्कस इंटेरिकस, इन पर एक्ट करेगा और इन्हें सिंप्लीफाई करेगा। उसकी रिएक्शंस ये रही। डाइपेप्टाइड पे डाइपेप्टाइडेज एक्ट करेगा और वो बना देगा अमीनो एसिड्स। माल्टोज पे माल्टेज एक्ट करेगा। माल्टोज मतलब कि डायसेकेराइड पे माल्टेज एक्ट करेगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ देगा इसको, ये मोनोसेकेराइड है। लैक्टोज पे लैक्टेज एक्ट करेगा, ग्लूकोज प्लस लैक्टोज। सुक्रोज पे सुक्रेज एक्ट करेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ये किस चीज़ में टूटते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। सुक्रोज बना होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का, लैक्टोज बना होता है ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज का, माल्टोज बना होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज का। न्यूक्लियोटाइड्स पे न्यूक्लियोटाइडेज एक्ट करेगा, न्यूक्लियोसाइडेज। न्यूक्लियोसाइडेज पे न्यूक्लियोसाइडेज एक्ट करेगा, शुगर प्लस बेस में टूट जाएगा। डाई और मोनोग्लिसराइड पे लाइपेज एक्ट करेगा, वो बन जाएगा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। डाइजेशन अकर वेरी क्लोज टू द म्यूकोजल एपिथेलियम सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। ये ऐसा क्यों होता है कि इतनी क्लोज क्यों होते हैं ये डाइजेशन म्यूकोजल एपिथेलियम के, ताकि एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो सके खाने की। अबव रिएक्शन अकर इन ड्यूडेनम रीजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब ये सारी जितनी भी रिएक्शंस थी ये ड्यूडेनम रीजन में होती है। तो जो दूसरे दो रीजन है जिजनम एंड इलियम, उनका क्या काम होता है? जिजनम और इलियम के अंदर सिंपल सब्सटेंस जो ये टूट गए इनकी एब्जॉर्प्शन होगी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन भी सबसे ज़्यादा होगी, ड्यूडेनम रीजन में डाइजेशन, ड्यूडेनम डी फॉर ड्यूडेनम एंड डी फॉर डाइजेशन, और जिजनम और इलियम रीजन में एब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है।
नाउ वी टॉक अबाउट अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड जो सब्सटेंस रह गए आर पास्ड ऑन टू लार्ज इंटेस्टाइन, वो लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिए जाते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कोई सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होती है। लार्ज इंटेस्टाइन में फिर होता क्या, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर, मिनरल एंड सर्टेन ड्रग्स, कुछ पानी, कुछ मिनरल्स और कुछ ड्रग्स एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। सिक्रीशन ऑफ म्यूकस विच हेल्प इन एडहायरिंग द वेस्ट अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स टुगेदर एंड लुब्रिकेटिंग इट फॉर एन ईजी पैसेज। म्यूकस सिक्रीशन हो जाती है थोड़ी बहुत ताकि जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स हैं उनको पेस्ट कर दिया जाए और वो मतलब कि टुगेदर एक साथ ईजी पैसेज के थ्रू थ्रोन आउट कर दिया जाए बॉडी के थ्रू। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इलियम पार्ट है मतलब कि जो थर्ड पार्ट है और लार्ज इंटेस्टाइन का जो केकम पार्ट है मतलब कि जो फर्स्ट पार्ट है, उनके बीच में होती है इलियोकेकम वोल्व। ये इलियोकेकम वोल्व क्या करती है, ये प्रिवेंट करती है बैकफ्लो ऑफ फिकल मैटर। फिकल मैटर क्या होता है, ये एक अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस होते हैं जो इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिए जाते हैं। दे आर टेम्परेली स्टोर्ड इन रेक्टम टिल डिफिकेशन। डिफिकेशन होता है थ्रोइंग ऑफ फिकल मैटर आउटसाइड द एनल पोर। तो जो ये फिकल मैटर है ये इलियोकेकम वोल्व के थ्रू पास करेगा फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल पार्ट होता है, स्टमक और इंटेस्टाइन वाला पार्ट होता है, ये होता है अंडर न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल, मतलब न्यूरल कंट्रोल के अंदर भी है और हार्मोनल कंट्रोल के अंदर भी है। द साइट, स्मेल और प्रेजेंस ऑफ फूड इन ओरल कैविटीज स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। सलाइवा का सिक्रीशन कौन कौन सी चीज़ें कराती है, साइट कराती है, स्मेल कराती है, प्रेजेंस ऑफ फूड कराती है। गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टिनल सिक्रीशंस आर ऑल्सो सिमिलरली स्टिमुलेटेड बाय न्यूरल सिग्नल्स। गैस्ट्रिक और इंटेस्टिनल जो सिक्रीशंस है वो सलाइवा की ही तरह न्यूरल सिग्नल्स के अंडर होती है। इनका काम होता है न्यूरल और हार्मोनल दोनों के अंदर, लेकिन जो सिक्रीशंस होती है वो होती है न्यूरल के अंदर। ठीक है, जो मस्कुलर एक्टिविटी होती है एलिमेंट्री कैनाल की वो होती है न्यूरल के अंदर। न्यूरल कौन कौन सा, लोकल भी मतलब जो एलिमेंट्री कैनाल से जुड़ा है न्यूरल सिस्टम वो भी, और सीएनएस मतलब जो ब्रेन वाला है वो भी। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, जो डाइजेस्टिव जूसेस का हार्मोनल कंट्रोल है इज कैरिड आउट बाय लोकल हार्मोन्स। लोकल हार्मोन्स रिलीज होते हैं प्रोड्यूस्ड बाय गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टिनल म्यूकोजा, जिनको कौन रिलीज करता है, गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टिनल म्यूकोजा। अब ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू और फिजियोलॉजिकल वैल्यू क्या होती है। पहली बात तो ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू फिजियोलॉजिकल वैल्यू से ज़्यादा होती है। क्यों होती है, ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू होती है अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड फ्रॉम कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड इन बॉम्ब कैलोरीमीटर। ठीक है, फिजियोलॉजिकल वैल्यू क्या होती है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ फूड। अब दोनों चीज़ें अलग अलग कैसे है, ये हमने बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर कंबशन कराई, उसके अंदर जो मतलब कि काइंड ऑफ साउंड है या फिर कुछ एनर्जी साउंड प्रोड्यूस करने में, हीट प्रोड्यूस करने में वेस्ट हो जाती है, वो बॉम्ब कैलोरीमीटर वो एनर्जी वेस्ट नहीं होने देता, इसलिए वो एनर्जी हम ज़्यादा आउटपुट कर पाते हैं। बट जो नेचुरल कंडीशंस हैं उनके अंदर क्या होता है कि कुछ साउंड में या फिर लाइटनिंग हो जाती है या फिर हीट प्रोडक्शन हो जाती है, उसके अंदर एनर्जी वेस्ट हो जाती है। ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू कार्बोहाइड्रेट को अगर हम बर्न करेंगे बॉम्ब कैलोरीमीटर में 1 ग्राम को तो 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम देगा। प्रोटीन 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम, फैट 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम देगा। कार्बोहाइड्रेट्स फिजियोलॉजिकल वैल्यू कार्बोहाइड्रेट्स की 4 किलो कैलोरी पर ग्राम है, प्रोटीन की भी सेम है और फैट की 9 किलो कैलोरी पर ग्राम है। तो इससे प्रूव होता है कि फ़ैट हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है।